दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में और उसकी घोषणा होने में, आचार संहिता लगने में महज चंद हफ्ते बचे हुए हैं। और इस लोकसभा चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद जीत की हैट्रिक लगाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस 1952, 57 और 1962 के रिकॉर्ड की बराबरी करेगी, या इस देश में सत्ता परिवर्तन की बुनियाद 2014 वाले अंदाज में रखी जाएगी या 2004 वाले अंदाज में रखी जाएगी? देश का फील गुड होगा या भारतीय जनता पार्टी का इंडिया शाइनिंग होगा? कांग्रेस के लिए यूपीए फॉर्मेट में इंडिया अलायंस सामने आएगा या हिंदुस्तान की सियासत में मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने की जो 1990-91 से लेकर 2009 तक की परिपाटी रही है, वो परिपाटी सामने आ रही है? सवाल सबके हैं। सवाल बेरोजगारों के भी है, सवाल यूपी पुलिस पे पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई और 6 महीने बाद का टाइम मिला कि 6 महीने बाद री एग्जाम होगा। सवाल उसका है तो नहीं है। और सवाल इस दौर में ओल्ड पेंशन स्कीम का भी है, तो किसानों की एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले का भी है। और सवाल इस दौर में आदिवासियों के पेशा कानून का भी है, तो सवाल इस दौर में दलित चेतना का है। और राष्ट्रीय स्तर पर कर्पूरी फॉर्मूले के तहत रोहिणी कमीशन की सिफारिशों को ठंडे बस्ते से निकालकर लागू करने का भी है। लेकिन इन सवालों के आश्रय जो राजनीति होगी, वो राजनीति एक कैटलिस्ट की भूमिका, एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है। असल भूमिका तो हिंदुस्तान की सियासत में अगले 2-2.5 महीनों के दरमियान 2 नेता तय करने जा रहे हैं। जी हां, 2 चेहरे। और ये 2 चेहरे और इनका प्रभाव सिर्फ अपने अपने राज्यों तक सीमित नहीं है। इनकी पार्टी भले ही अपने राज्यों तक सीमित हो, लेकिन इन 2 चेहरों के सहारे मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी सत्ता की तीसरी पारी इनके हाथ में अगर इनकी किस्मत चली गई हो, ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी तीसरी बार आएंगे या तीसरी बार आने की कोशिश में जनता के बीच से जनादेश नए किस्म का आएगा, ये सिर्फ 2 चेहरे तय करने जा रहे हैं। और वो 2 चेहरे कौन है? एक चेहरा ममता बनर्जी का है, जो यूपीए अलायंस, जो अब इंडिया अलायंस के रूप में सामने खड़ा है, उसके साथ खड़ी है। और एक चेहरा नीतीश कुमार का है, जो फिलहाल जब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, ये वीडियो बन रहा है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। उसके आगे किसके साथ खड़े होंगे, ये शायद नीतीश कुमार ही बता पाए। लेकिन इन 2 चेहरों के हाथ में हिंदुस्तान की सियासत तय होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नारा 370 का दे रही है। 2/3 बहुमत चाहिए बीजेपी को। 2/3 बहुमत किस लिए जरूरत पड़ती है आप जानते हैं। संविधान के कुछ प्रावधानों में आमूल चूल परिवर्तन के लिए, अपने एजेंडे को पूरी तरह से लागू करने अथवा थोपने के लिए। लेकिन 2/3 की बात तो छोड़ दीजिए, 370 की बात छोड़ दीजिए, साधारण बहुमत का आंकड़ा 272 होता है। और 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक गठबंधन के तहत उस आंकड़े को हासिल कर लिया था। लेकिन अब साल बदल चुका है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। और इस बदले हुए साल में 272 का आंकड़ा छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई 220 के आंकड़े को पार कर जाएगी? 2 चेहरे तय करेंगे। और इसका अंदेशा इन 2 चेहरों को ही नहीं, इसका अंदेशा जयंत चौधरी को भी चल चुका है। और जयंत चौधरी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो उस धारा के साथ लौटने के लिए बेताब है जिस धारा के साथ चौधरी चरण सिंह राजनीति करते थे, जिस धारा ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, जिस धारा ने चौधरी अजीत सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव में 1989 में मुख्य मुकाबले में ला खड़ा किया। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी अब उसी धारा की तरफ लौट सकते हैं, क्योंकि उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है जिस तवज्जो की उम्मीद में दिल जीत लिया के स्लोगन के साथ वो उधर जाते हुए दिखे थे। लेकिन दिल जीता या नहीं जीता, दल जरूर जीत लिया, यह बात पक्के तौर पर कही जा सकती है। दिल जीत लिया होता तो अब तक जिस तेजी से, जिस रफ्तार के साथ
इंडिया गठबंधन में राज्य दर राज्य सीट शेयरिंग की घोषणा हो रही है, अब तक जयंत चौधरी के साथ भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी होती। खैर, मैंने बात की दो चेहरों की, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की। ममता बनर्जी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी, यह बात किसी से छिपी नहीं है। और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था ममता बनर्जी के राज्य में 2014 में, और ममता बनर्जी ने बंगाल की 42 में 34 लोकसभा सीटें जीती थी। 2019 में भी वो ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उन्हें लग रहा था कि 35, 36 या 40 भी पहुंच सकती हैं। लेकिन धरातल पर हालात कुछ और थे। धरातल पर ममता बनर्जी का बूथ मैनेजमेंट सही नहीं था। धरातल पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में वो दूरी बनती हुई दिख रही थी, जिस दूरी की उम्मीद ममता बनर्जी ने कतई नहीं की थी, और उस दूरी को काफी हद तक विधानसभा चुनाव के दरमियान पाट दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद हालात बदल गए हैं। हालात इतने बदल चुके हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता हो चुका है। 4 सीटें कांग्रेस को मिलेगी या 5 सीटें मिलेंगी, यह कुछ वक्त में सामने आ जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में 37 या 38 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी इंडिया अलायंस के तहत लड़ेगी, और बची हुई 4 या 5 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सीपीएम केरल फॉर्मूले के तहत पश्चिम बंगाल में भी 42 की 42 सीटें, या हो सकता है कि कांग्रेस के कोटे वाली सीटों को छोड़ करके 37 या 38 सीटों पर चुनाव लड़े। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ी थी? सीपीएम के वोट का, बेस वोट का एक बड़ा हिस्सा, उसमें दलित वोटर, आदिवासी वोटर दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ मोटे तौर पर शिफ्ट हो गए थे। चाहे वो मतुआ समाज हो, चाहे वो जंगल महल इलाके का आदिवासी समाज हो। लेकिन याद रखिए, जंगल महल इलाके में हेमंत सोरेन ने पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की मदद की थी, और हेमंत सोरेन अब सलाखों के पीछे है ईडी की कृपा से। और ईडी की कृपा से जब हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे है, तो उनके सलाखों के पीछे होने की सीडी, ईडी की कृपा से हेमंत सोरेन के जेल जाने की सीडी अब जंगल महल के इलाके के आदिवासियों के बीच पहुंच चुकी है। दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अघोषित तौर पर ही सही इंडिया गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं। यह बात मतुआ समाज तक भी पहुंच चुकी है, यह बात पश्चिम बंगाल के दलित समाज तक पहुंच चुकी है। और बूथ मैनेजमेंट के कमजोर होने की बात, और जिस तेजी से ममता बनर्जी ने बूथ पर काम किया, जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया। 2022 के चुनाव में जो लूप होल, जीत के बावजूद 3/4 बहुमत के बावजूद जो लूप होल दिखा था, वो लूप होल भर चुका है। पश्चिम बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज है। तृणमूल कांग्रेस, आपको पता है जिस प्रकार एक दौर में सीपीएम के कमजोर होने का कारण सीपीएम के कार्यकर्ता थे। सीपीएम के कार्यकर्ता कई जगह पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, समानांतर शासन व्यवस्था की तरह बंगाल में शासन व्यवस्था को जमीनी स्तर पर चलाया करते थे, और उससे आम जनता के बड़े हिस्से में तकलीफ थी। सत्ता बदली, निजाम बदला, समय बदला, बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह जगह ममता बनर्जी आ गई। ज्योति बसु का सपना पश्चिम बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग में लाल सलाम का सपना बिखर गया। 34 साल के लाल दुर्ग का अंत हो गया। लेकिन उस लाल दुर्ग के अंत होने के बाद जिस प्रकार के एलिमेंट ने सीपीएम को कमजोर किया था, वो सारे एलिमेंट टीएमसी के साथ, करीब करीब सारे एलिमेंट टीएमसी के साथ हो लिए। और जब वो टीएमसी के साथ हो लिए और भाजपा के लिए जो कार्यकर्ता जमीन पर लड़ रहे थे, और जब उन कार्यकर्ताओं के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार हो रहा था, तब अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी से, यानी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बहुत उम्मीदें थी भाजपा कार्यकर्ताओं की कि वो मदद करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 77 विधानसभा सीटों तक और 18 लोकसभा सीटों तक पहुंचाया, उनकी सुध लेने के लिए दिल्ली से कोई विशेष पहल नहीं हुई, और इसने भारतीय जनता पार्टी को उस हालात में पहुंचा दिया है जिस हालात में सीपीएम खड़ी है। पश्चिम बंगाल में अब लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि नंबर 2 की ताकत के तौर पर सीपीएम आएगी या बीजेपी आएगी। जो भी आए उसकी सीटें सिंगल डिजिट में होंगी, और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके इस देश में कोई भी पार्टी नहीं चल सकती है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है। वोटर्स की उपेक्षा करके कोई भी पार्टी नहीं चल सकती है।
और मिजाज को समझते हुए और मिजाज की उपेक्षा करते हुए करके कोई भी राज्य में कोई पार्टी अपना जनाधार खड़ा नहीं कर सकती है। पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व का वो चेहरा नहीं चल सकता जो गुजरात में चलता है। पश्चिम बंगाल काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, बंगाल सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, बंगाल ज्योति बासु का बंगाल है। और बंगाल इस देश में पश्चिमी सभ्यता के साथ, वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ भारतीयता के सम्मिश्रण का वो प्रस्थान बिंदु है, जिस प्रस्थान बिंदु के सहारे भारत को एक आधुनिक लोकतंत्र में बदलने की 15 अगस्त 47 की कवायद को अमली जामा पहनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो उस बंगाल में वो हिंदुत्व नहीं चलेगा जिस हिंदुत्व के आश्रय गुजरात से उत्तर प्रदेश की सियासत को हाँकने की कोशिश होती है। उस चुनावी हिंदुत्व को बंगाल का जनमानस स्वीकार नहीं कर सकता। जमीनी हालात मैंने आपको बताए। अब आते हैं दूसरे चेहरे पर, जिस चेहरे के बूते बहुत बड़ी उम्मीद नरेंद्र मोदी सत्ता की टिकी है। उस चेहरे को साथ लाने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़े और न जाने इंडिया गठबंधन ने वास्तविकता में कोई गलती की भी या नहीं की, लेकिन आरोप जरूर है कि गलती की। वो चेहरा नीतीश कुमार का है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार के 9वीं बार शपथ लेने के लिए जो पाला बदल का खेल हुआ, उस पाला बदल ने नीतीश कुमार की साख को काफी हद तक बट्टा लगाया। लेकिन नीतीश कुमार की चुनावी अहमियत को न तो नरेंद्र मोदी नकार सकते हैं, न लालू यादव नकार सकते हैं, और न ही राहुल गांधी नकार सकते हैं, और न ही अमित शाह या मल्लिकार्जुन खड़गे नकार सकते हैं। नीतीश कुमार की दिली इच्छा बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की है। अब विधान परिषद की तारीख निकल गई चुनाव की, जो विधानसभा कोटे वाली सीटें हैं, और वो चुनाव 21 मार्च को उसकी तारीख निर्धारित की गई। यानी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना, संभावित अधिसूचना जारी होने के हफ्ते 10 दिन बाद की तारीख। साफ साफ मंशा दिखाई देती है बीजेपी की कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं चाहती। और अगर 1 तारीख के बजट सेशन के निपटने के बाद तत्काल प्रभाव से विधानसभा भंग करने पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सहमति नहीं दी और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की बुनियाद नहीं पड़ी, एक ही काम संभव दिखाई देता है, एक ही संभावना अधिक दिखाई देती है कि भाजपा कोटे के तीनों मंत्री 16 जून 2013 के उस घटनाक्रम की याद दिलाते हुए दिखेंगे जब नीतीश कुमार ने एक झटके में 11 भाजपा मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। इस बार शपथ के चक्कर में वो नहीं पड़ेंगे। इंडिया गठबंधन बाहें फैलाए खड़ा है। नीतीश कुमार की अहमियत का एहसास है। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की अहमियत का एहसास इस कदर है कि नीतीश कुमार को छेड़ने की कोई भी कोशिश हुई तो झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक नीतीश कुमार का समुदाय प्रतिक्रियावादी होकर, राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रियावादी होकर, प्रतिक्रियावादी वोटर में बदलकर भारतीय जनता पार्टी से चुनावी रूप से हिसाब किताब बराबर करने की स्थिति में आ सकता है। फिर कोई अनुप्रिया पटेल नहीं बचा सकती बीजेपी को, फिर कोई सुदेश महतो और आजसू झारखंड में नहीं बचा सकते बीजेपी को। नीतीश कुमार को अपनी इस अहमियत का अंदाजा है। इंडिया गठबंधन को पता है कि यदि नीतीश कुमार उसके साथ आकर विधानसभा भंग भी करना चाहे तब भी चुनाव आयोग के ऊपर जो तोहमत लगता है कि वो बीजेपी के कथित इशारे पर आजकल काम कर रही है, कई विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, तो साफ साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार बड़ा डेंट लगा सकते हैं। और आने वाले हफ्ते में तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी 220 से ऊपर बढ़ेगी तो नीतीश कुमार की उसमें कितनी बड़ी भूमिका होगी। बिहार की 40 सीटों में तो 17 ही बीजेपी लड़ेगी, या हो सकता है 18 लड़ जाए, हो सकता है 16 ही लड़नी पड़े। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी लड़े या चुनाव न लड़े, नीतीश कुमार की पार्टी की अहमियत है। झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी की अहमियत है, और पार्टी की अहमियत हो या ना हो, चेहरे की अहमियत है। इस चेहरे की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये खबरें फैलने लगी जनवरी के दूसरे सप्ताह में कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक बार फिर साथ आ सकते हैं, तो सबसे पहली अपील अखिलेश यादव ने की, और अखिलेश यादव ने कहा था नीतीश जी हमारे साथ बने रहेंगे और उन्हें बना रहना चाहिए और हम उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाएंगे। ये बात अखिलेश यादव के थे।
ये शब्द किसी पत्रकार या दूसरे के नहीं थे, किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के नहीं थे, अखिलेश यादव के शब्द थे। तो अखिलेश यादव के लिए नीतीश कुमार की अहमियत क्या है ये बखूबी जानते हैं। तेजस्वी यादव के लिए क्या है इस बात को वे बखूबी जानते हैं, और इस अहमियत को तेजस्वी यादव के उस बयान से आप पढ़ सकते हैं कि वो जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, लेकिन हमलावर किस पर है? बीजेपी पर। हमलावर किस पर है? संघ परिवार और आरएसएस की आइडियोलॉजी पर। हमलावर किस पर है? सीबीआई ईडी के माध्यम से परिवार को तंग किए जाने पर। नीतीश कुमार के प्रति वो अब भी सॉफ्ट है, और नीतीश कुमार के बारे में खबरें हैं कि अंदर खाने तार जुड़ चुके हैं। और ये दो खेल किस प्रकार से बिहार और पूरे हिंदी भाषी भारत पर असर डालेगा, एक नीतीश कुमार का खेल, एक जयंत चौधरी का संभावित खेल, और ममता बनर्जी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सब को एक साथ जोड़कर देखें तो उत्तर प्रदेश में हालात बीजेपी के ये हो गए हैं कि जो लोग 5 साल तक खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, हमारे दर्शक समझते हैं कि किन सांसदों के टिकट पर सबसे पहले लाल डायरी की तरह उनके टिकट में रेड टिक लगाई जा चुकी थी कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। आज की तारीख में स्थिति यह है कि चाहे चुनाव जीतने के लिए जिसे टिकट देना पड़े, चाहे वो पार्टी नेतृत्व का जितना बड़ा आलोचक रहा हो, उसके टिकट को काटने की बजाय उसके टिकट को सबसे पहले सुरक्षित करने की रणनीति भी बीजेपी में बन रही है। भूल जाइए 70 साल और 75 साल का क्राइटेरिया। उत्तर प्रदेश के हालात जिस दिशा में है उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी बुजुर्ग का टिकट बचाना पड़े जिसके फीडबैक अच्छे हों, चाहे किसी नाराज नेता का टिकट बचाना पड़े, चाहे जयंत चौधरी के जाने के बाद या जयंत चौधरी के टिके रहने की स्थिति में जनता के मुद्दे, चाहे वो अग्निवीर स्कीम के हो, चाहे वो पुलिस भर्ती के हो, चाहे वो आरओ एआरओ भर्ती का मामला हो, और चाहे वो महंगाई और किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे वो पहलवान आंदोलन का मामला हो, चाहे वो जाटों का मामला हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का मामला हो, और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला हो, चाहे वो संजय निषाद का मामला हो। एक एक सीट इतनी कीमती हो गई है कि उस परिस्थिति में 370 की बात आप भूल जाइए। 370 15 लाख खाते में आने की तरह एक जुमला से ज्यादा कुछ नहीं है। 370 सीट आसान है क्या? जिस पार्टी के पास दक्षिण भारत की 130 सीटों में 30 सीट तक पहुंचने की भी स्थिति नहीं है आज की तारीख में। 30 छोड़ दीजिए, आज की तारीख में 15-16 सीट भी दक्षिण भारत में बीजेपी की आ जाए तो चमत्कार से कम नहीं है। ठीक इसी तरह से आप देखें पश्चिम बंगाल के हालात उल्टे हों, उड़ीसा के हालात उल्टे हों, और ठीक इसके आगे बढ़कर देखें तो पंजाब के हालात उल्टे हों, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समझौते की टेबल पर आ गई हो, चंडीगढ़ और गुजरात में भी समझौते की टेबल पर हो, हरियाणा में भी समझौते की टेबल पर हो, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस का मामला तो पैक है। इंतजार और ग्रीन सिग्नल सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के ग्रीन सिग्नल का, या इसको उलट कर देखें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार के लिए ग्रीन सिग्नल का। और इन सब परिस्थितियों में अमित शाह कब एक्टिव होते हैं, कब नीतीश कुमार की इच्छा के सामने भारतीय जनता पार्टी शीश नवाती है, इस बात पर पूर्वांचल से लेकर बिहार और झारखंड की तकरीबन 90 सीटों का मामला तय होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जाति जनगणना भी है तो आरक्षण भी है, रोजगार भी है तो पेपर लीक का कथित मुद्दा भी है, और इन सब के बीच, सारे मुद्दों के बीच जब आम जनता की चेतना किसान और नौजवान के मुद्दे पर खड़ी हो जाए तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद किसान और नौजवान के साथ मुसलमान भी तो एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक की अहमियत जब किसान और नौजवान के साथ जुड़ जाए तो मौजूदा दौर में चुनावी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे की सियासी अहमियत 1993 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से भी नीचे की हो जाती है। राम मंदिर के लिए सबके मन में सम्मान है, लेकिन राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस देश में किसी के लिए कोई सम्मान नहीं है। आज की हकीकत यही है, और आज की इस हकीकत में जरा महाराष्ट्र का मामला भी देख लीजिए, जहां शरद पवार अपने नए चुनावी चिन्ह के साथ जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ, प्रकाश आंबेडकर के साथ जिस तरह से खड़े हैं, उस हालात में उस सियासत को पढ़ने की कोशिश करें तो वो सियासत एक ही जगह जाकर टिकती है। वो सियासत वही टिकती है जहां देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ता है
कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर इस देश के दूसरे ताकतवर राज्य, यदि लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में बात करें तो उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे को वहां भुनाने से कतरा रही है, वो देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को भुनाने से कतरा रही है। उसे एक मराठा प्रतीक चाहिए, लेकिन याद रखिए मराठा प्रतीक विपरीत परिस्थितियों में छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह तन कर खड़े होने वाले लोगों के साथ चलता है। मराठा प्रतीक गुवाहाटी मॉडल और 50 खोके एकदम ओके के कथित नैरेटिव के सहारे सत्ता परिवर्तन की किसी भी दुर्विसंधि में फंसे होने वाले व्यक्ति के साथ नहीं चलता। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मराठा नैरेटिव बनेगा, कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। मराठा नैरेटिव बनेगा तो शरद पवार के साथ बनेगा। मराठा नैरेटिव अगर खड़ा होगा और मराठा नैरेटिव महाराष्ट्र की सियासत को तय करता हुआ दिखाई देगा तो बाला साहब ठाकरे की विरासत के साथ चलेगा। मातोश्री और सिल्वर ओक बंगले के बीच की सियासी दूरी जितनी कम होती जाएगी और जितनी कम हो चुकी है, लगभग मिट चुकी है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावना भी वहां उतनी ही कमजोर हो चुकी है। सिल्वर ओक जो शरद पवार का मुंबई में घर है और मातोश्री जो बाला साहब ठाकरे और उनकी विरासत की पहचान है, इन दोनों के बीच घटती दूरियां भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को खत्म करने के रूप में दिखाई दे रही है। तो संभावनाएं लालू यादव और नीतीश कुमार, यानी 7 सर्कुलर रोड और 10 सर्कुलर रोड के बीच पटना में संभावित घटती दूरी और मुंबई में सिल्वर ओक और मातोश्री के बीच घटती दूरी और दिल्ली में 10 जनपथ और राजनिवास मार्ग में अरविंद केजरीवाल के बंगले के बीच की घटती दूरी, और इन सब घटती दूरियों के बीच जरा उन परिस्थितियों को भी देख लीजिए जिसमें डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी भी खड़े हैं, तो सुनील कानूगोलू जैसा एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड भी खड़ा है। तो देखते हैं मास्टरमाइंड कौन होता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने ग्रीन सिग्नल की सियासत के दौर में इंडिया गठबंधन के बन चुके सीट शेयरिंग के अलायंस और इन सब के बीच नीतीश कुमार और जयंत चौधरी का कोई नहीं जानता कि क्या होगा। सियासत बदल चुकी है और 14 और 19 नहीं है, ये 2024 है और 2024 में चुनावी लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई शंभू बॉर्डर से भी लड़ी जा रही है, तो मुद्दों की लड़ाई इलाहाबाद में भी लड़ी जा रही है और मुद्दों की लड़ाई संदेश खाली में भी लड़ी जा रही है, तो मुद्दों की लड़ाई महाराष्ट्र में भी लड़ी जा रही है। तो मुद्दों की लड़ाई के बीच व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना मुद्दों के लिए, मुद्दों पर आधारित समाज के लिए प्राथमिकता नहीं है। न तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना प्राथमिकता है, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना मुद्दा है। मुद्दा समाज का अपना है और उस मुद्दे के आश्रय जब व्यक्ति उस मुद्दे के सामने शीश झुकाने के लिए तैयार हो जाए तो इंडिया अलायंस के विस्तार की एक संभावना पर भी नजर रखिए कि हालात किस दिशा में जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहल की, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ लगभग टूट चुके अलायंस को अखिलेश यादव और लालू यादव ने सीमेंटेड किया और वही लालू यादव अब नीतीश कुमार के टच में है। देखते जाइए क्या होता है और जयंत चौधरी के टच में कौन है, सियासत किस रूप से पलटती है या पलटने की संभावना दिखाई दे रही है। अंत में सिर्फ एक ही बात इन सारी बातों के लब्बो लुआब के तौर पर कही जा सकती है कि नरेंद्र मोदी की चुनावी किस्मत 2 चेहरों के हाथ में आकर टिक गई है। नीतीश कुमार जो अपनी एक जिद पाल बैठे हैं विधानसभा भंग करने की, और ममता बनर्जी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दलित प्रधानमंत्री का चुनावी नैरेटिव बंगाल में उछालकर बंगाल की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को पुनः मुस्को भवा की परिस्थिति की कल्पना कर रही है। देखते हैं किसकी कल्पना साकार होती है। लेकिन फिलहाल 370 सीट की जो कल्पना है उस कल्पना को अब बहुत ज्यादा आधार मिलता हुआ नजर नहीं आता। 370 से 150 नीचे 220 भी आ जाए तो आज की हकीकत यही दिखाई देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।